हेलो एवरीवन, सत्येंद्र ट्रैवल इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। तो हम लोकसभा को पढ़ रहे थे। लोकसभा की हमने संरचना को देख लिया था, ठीक है ना। लोकसभा की संरचना हमने देख ली थी। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमने लोकसभा के बारे में देख लिया था। लोकसभा के सदस्य किसके सामने शपथ लेते हैं। आज हमें लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारियों को देखना है कि लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। साथ ही साथ हम लोकसभा की शक्तियों को देखेंगे, लोकसभा की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, लोकसभा क्या क्या कार्य करती है। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारियों को पढ़ना है, साथ ही साथ और जो कार्य वगैरह हैं लोकसभा के वो सब हम पढ़ेंगे। तो लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, लोकसभा के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वो होता है सबसे पहला तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। इन दोनों के अलावा 10 लोगों का एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर इन अधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद सूची में वरीयता क्रम में 6ठा स्थान प्राप्त है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 93 में, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, ठीक है, जो लोकसभा सदस्य होते हैं जो चुन के आते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, तो उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है ना। अध्यक्ष चुना जाता है, वो उसके लिए वोटिंग होती है। उन्हीं में से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, यदि कभी ये अनुपस्थित होते हैं तो फिर क्या होता है, एक 10 लोगों का क्या होता है, एक पैनल होता है, ठीक है ना। 10 लोगों का एक पैनल बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये लोकसभा अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं वही सजेस्ट करते हैं। तो 10 लोगों का एक पैनल होता है, मतलब वो 10 लोग जो होते हैं वो लोकसभा सदस्यों में से ही होते हैं, जो कभी चेयरमैन या सॉरी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि उपस्थित नहीं है तो वो 10 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक पद क्रम पता हुआ आपको, ठीक है ना। जैसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना। तो एक वो चलती है, समझ रहे आप, हायरार्की चलती है कि कौन ऊंचा है। राष्ट्रपति सबसे ऊंचे हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, तो इस प्रकार से चलती है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका क्रम है 6वां, ठीक है ना, हायरार्की में, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। फिर देखो आगे, आम चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। ऊपर हमने देखी चुकी ये चीज़ कि जो आम चुनाव के बाद सदन की जो पहली बैठक होती है उसमें क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है उन लोकसभा सदस्यों में से ही। साथ ही साथ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुने जाते हैं लोकसभा सदस्यों में से, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और इसके पहले भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं। फिर देखो, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है उपाध्यक्ष को देता है, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले एमपीपीएससी में आते थे, अभी भी आ सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। समझ आप बात को। उसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि निम्न में से किसको लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। उसमें कई सारे ऑप्शन में नाम लिखे रहेंगे, जैसे राष्ट्रपति लिखा रहेगा, प्रधानमंत्री लिखा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा उपाध्यक्ष। तो आपको उपाध्यक्ष पर टिक करके आना है, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र देता है हमेशा उपाध्यक्ष को, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को। आ रही बात समझ में। अच्छे से ध्यान से देखते आना, सारे फैक्टों को मैंने इस जगह पे लिख दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि आपको कोई भी फैक्ट छूटे नहीं, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ना हमें सब पड़ता है। फिर देखो, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि किसी समय लोकसभा के सदस्यों को लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो लोकसभा एक संकल्प पारित कर सकती है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, हटा सकती है किसको, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई शब्द का यूज नहीं किया गया, लेकिन लोकसभा में एक संकल्प पारित होता है उनको हटाने के लिए। अरे ऐसे में फिर देखो, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष
जिसे भी हटाना हो को ना दे दी गई हो। ठीक है, यदि लोकसभा सदस्य जो हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो इसकी 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है ना, यदि उनको हटाने का संकल्प वो लाना चाहते हैं लोकसभा में तो उसकी 14 दिन पूर्व सूचना लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया है तो वो संकल्प तब तक नहीं लाया जा सकता। ठीक है, फिर देखो, संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है ना, तो संचित निधि पर जिन जिन लोगों का वेतन भारित होता है वो लाभ का पद कहलाता है। समझ आप बात को। तो इनका वेतन भी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित है, संचित निधि से दिया जाता है। फिर देखो, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। इनको निःशुल्क निवास स्थान तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी काफ़ी बड़ा होता है, केंद्रीय मंत्री के समान इनका पद होता है। ठीक है ना, 4 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है और कई सारी निःशुल्क इनको निवास स्थान वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। फिर देखो आगे, लोकसभा उपाध्यक्ष सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये फैक्ट क्या है, अलग अलग लिखे हुए हैं, मतलब ये इनका आपको ऊपर से नीचे तक कोई थोड़ा बहुत तालमेल मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे आप, जैसे आप वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हो इस तरीके से ये चीज़ लिखी हुई है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है वो सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। आप दिमाग में ये चीज़ डाल लो केवल इतना कि सचिवालय बजट समिति होती है कोई चीज़, सचिवालय बजट समिति होती है और उसका उपाध्यक्ष कौन होता है या उसका अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है सचिवालय बजट समिति का। आ रही बात समझ में। फिर देखो, उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब उपाध्यक्ष बना है, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, तो यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेगा। ठीक है ना, लोकसभा की। यदि वो भी उपस्थित नहीं है तो फिर क्या होता है, 10 लोगों का एक पैनल बनाया जाता है। ठीक है, उसमें लोकसभा के कई सारे सदस्य शामिल होते हैं, मतलब लोकसभा के 10 सदस्य उसमें शामिल होते हैं 10 लोगों के पैनल में। जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो फिर उन 10 लोगों में से कोई एक क्या करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा की। फिर देखो, अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा को भंग किए जाने के बाद भी उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक ना हो। ठीक है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि जो नई लोकसभा आने वाली है, मतलब जब चुनाव हो गए हैं लोकसभा के, उसके बाद नई सरकार बन गई है, जब लोकसभा की पहली बैठक होनी है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और फैक्ट देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना इससे, तब आपको वहाँ पर पता चलेगा कि ये सब चीज़ें आती हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं। अतः लोकसभा अध्यक्ष का कोई भी शपथ ग्रहण नहीं होता। आ रही बात समझ में। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही कोई एक बनता है। समझ रहे ना, ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव जो लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष भी बनता है उसी में से, उपाध्यक्ष भी उसी में से बनता है। राज्यसभा जैसा नहीं होता, राज्यसभा में जो सभापति होता है, ठीक है ना, जो या अपन सेम टू सेम भाषा में बात करें तो जैसे राज्यसभा जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है लोकसभा की, और वो अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जब वो लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है तो उसकी ऑलरेडी क्या होती है, शपथ हो जाती है। जितने भी लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं, चुनकर आते हैं, जो जीतते हैं चुनाव में, फिर वो लोकसभा सदस्य बन जाते हैं, तो उनकी क्या होती है, लोकसभा में बैठने से पहले शपथ होती है। तो उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष भी शपथ ले लेता है। जब वो लोकसभा सदस्य इकट्ठे होते हैं तो वो अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार अध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती है, वो सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ये फैक्ट आप याद रखना अपने दिमाग में। फिर देखो, सच्चिदानंद सिन्हा 1921 में पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है ना, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे 1921 में पहली लोकसभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। जब लोकसभा गठन हुआ था तो जब अंग्रेजों के टाइम पे, तो जब पहली लोकसभा थी तो उसके उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। आ रही बात में। फिर देखो, अब देखते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना,
ध्यान से देखते रहना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्यागपत्र वगैरह सब ऊपर बता दिया मैंने लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। फिर देखो, वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। ठीक ना, ये नॉर्मल कार्य है। जब अध्यक्ष जो है वो वहाँ बैठे हैं लोकसभा में, तो वो क्या करेंगे, उनका ये कार्य है कि भाई सदन की कार्यवाही अच्छे से चले। ठीक है ना, उसकी अध्यक्षता करते हैं, वो कार्यवाही का संचालन करते हैं, किसी को बोलने की इजाज़त देते हैं, किसी को बैठने की इजाज़त देते हैं, किसी को बाहर जाने का निर्देश देते हैं। ठीक है, ये उनके कार्य हैं। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने व सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। ठीक ना, यदि कोई सदस्य हैं जो कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं, लगातार चिल्लाते आ रहे हैं, कुछ हंगामा कर रहे हैं, तो उनकी सदस्यता को लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। निलंबित कर सकता है, समझ रहा, सस्पेंड कर सकता है उनको। राष्ट्रपति का जब उद्घाटन भाषण होता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, वाद विवाद होता है। तो ये लिखा ना, राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के संबंध में किए जाने वाले वाद विवाद आदि का समय निश्चित करता है। तो जब राष्ट्रपति कोई भाषण देते हैं, ठीक है ना, जब लोकसभा चालू हुई, प्रत्येक वर्ष वो देते हैं लोकसभा का जब प्रथम अधिवेशन होता है, और साथ ही साथ वो नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन में भी देते हैं भाषण राष्ट्रपति। तो उस पर फिर क्या होता है, विपक्ष के लोग जो होते हैं वो वाद विवाद करते हैं। जैसे लोकसभा में बजट के बारे में यदि राष्ट्रपति कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, वाद विवाद होता है। तो उसकी जो परमिशन होती है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं। सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर वह सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है। सदन में यदि कोई भी दिक्कत है, ठीक है ना, आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि कुछ 2-3 स्टूडेंट थे वो सदन लोकसभा में घुस गए थे। ठीक है ना, लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही होती है, उसमें दर्शक दीर्घा भी होती है। जो दर्शक होते हैं वो जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनके पास से आते हैं देखने के लिए। मतलब लोकसभा सदस्यों के पास एक पास होता है जिसमें वह आम आदमियों को, आम लोगों को भी लोकसभा कैसे चल रही है, लोकसभा क्या करे, इसका दर्शन वो कर सकते हैं। दर्शक दीर्घा में वो बैठ सकते हैं। तो दर्शक दीर्घा में कुछ लोग बैठने के लिए आए थे, ठीक है ना, लोकसभा में। तो वो लोकसभा के अंदर कूद गए थे। फिर बाद में उन्होंने वहाँ पे स्मोक जो होता है ना, स्मोक बॉम्ब जो होता है, जो पार्टी वगैरह में आप स्मोक निकालते हो, ठीक है ना, त्योहारों पे निकालते हैं, वो वहाँ पे चला दिए थे। ठीक है, बाद में उनकी पिटाई भी हुई काफ़ी। वहीं लोकसभा के सदस्य उन्हीं ने पकड़ के उनको मारा। आपने यदि पिछली न्यूज़ देखी हो। तो इस प्रकार की चीज़ें जब वहाँ ये सब चीज़ें हुई तो सब लोग घबरा गए, ये क्या हुआ। तो क्या हो गया, सदन का स्थगन हो गया। स्थगन का मतलब होता है कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई को रोक देना। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, अभी स्थगन बताऊँगा क्या होता है, ठीक है ना, सत्रावसान बताऊँगा क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया था उसने। तो यही वही चीज़ लिखी है कि सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर देखो आगे, वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है ना, अब ये चीज़ याद रखो, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का। क्या होता है, जब कोई विधेयक होता है वह लोकसभा में पारित हो जाता है, उसका राज्यसभा से पारित होना जरूरी होता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आपसी सहमति नहीं होती है उस विधेयक के लिए। ठीक है ना, वो सहमत नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा ने मान लो पारित कर दिया और राज्यसभा उस पर सहमत नहीं है, राज्यसभा कुछ उसमें चेंज करना चाहती है या राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया है, तो इसके लिए क्या करता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। जब जब भी वो संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये फैक्ट याद रखना कि संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे, उपराष्ट्रपति नहीं करता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ज्वाइंट सिटिंग इंग्लिश में बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन को, समझ रहा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संयुक्त रूप से बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। फिर देखो अगला, देखो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ठीक है ना, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है, समझ रहा, मतलब किसी को भी नहीं, मतलब जो वित्त से संबंधित है, कोई अनुदान से संबंधित है, यदि उसने धन विधेयक उसको घोषित कर दिया तो वो धन विधेयक माना जाएगा। आ रही है में, तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय की अंतिम शक्ति किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ये फैक्ट अपने दिमाग में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो, किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 101 के अनुसार।
तो जहाँ जहाँ अनुच्छेद लिखे उन अनुच्छेदों को भी याद रखना है। अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, निर्णायक मत देता है। साधारणतः वो वोटिंग में शामिल नहीं होता है, वो वोटिंग कराता है। लेकिन यदि बराबर मत मिल गए, ठीक है ना, कि विपक्ष के लोग और जो सरकार है उनके उनके सदस्य, ठीक है ना, उनके बराबर मत हो गए, इस स्थिति में वो क्या करेगा कि निर्णायक मत दे सकता है। समझ रहे लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 101 के तहत, ये लिखा ना आर्टिकल 101, इसके तहत ये सब चीज़ें याद रखना। फिर देखो, अध्यक्ष विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान करवाकर परिणाम घोषित करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कार्य करता है, ठीक है ना। संसद में जो भी विधेयक आते हैं, जो भी प्रस्ताव आते हैं, ठीक है ना, उस पर मतदान कौन कराता है, अध्यक्ष कराता है। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कराएगा। समझ रहे आप बात को। और वह प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कार्य भी करता है। कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उस प्रश्न को वो स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। समझ रहे आप। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब लोकसभा अध्यक्ष की हम शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। समझ रहे आप। फिर देखो, संसद संचालन प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है ना। कोई भी विवाद है, किसी के उठने के ऊपर, किसी के बैठने के ऊपर, किसी ने गाली दे दी मान लो संसद में, या किसी ने कोई धार्मिक नारे लगा दिया, कुछ भी कर दिया, यदि ऐसा कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ऊटपटांग बातें कर दे, कोई देश विरोधी बातें कर दे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन सारे विवादों का जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। फिर देखो, सदन और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। जो संसद होती है और जो राष्ट्रपति होते हैं उनके बीच में पत्र व्यवहार होता है किसी प्रकार का, ठीक है ना, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से भी होता है, ठीक है। फिर देखो, लोकसभा अध्यक्ष संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है ना। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद की कुछ समितियाँ होती हैं, उनका पदेन सभापति भी होता है। आगे मैं वो समितियाँ आपको पढ़ाऊँगा जिनका ये क्या होते हैं, सभापति होते हैं, मतलब इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। फिर देखो, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर निर्दलीय व्यक्ति होता है, जबकि भारत में स्पीकर दलीय सदस्यता का त्याग नहीं करता, ठीक है। जो ब्रिटेन की संसद है, ठीक है ना, ब्रिटेन की जो लोकसभा है उसमें क्या है प्रावधान, उसमें ये प्रावधान है कि जो वहाँ का स्पीकर बनेगा, वहाँ का जो लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, वहाँ पे लोकसभा नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। समझ आप बात को। तो वहाँ की जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है, वैसे ही हमारे देश की क्या है, लोकसभा है। समझ आप बात को। तो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ की, ब्रिटेन की, वहाँ पे ये व्यवस्था है कि जो स्पीकर बनता है वो अपने दल से त्यागपत्र दे देता है। समझ आप। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। जो स्पीकर बनता है वो अपने दल से, जिस भी पार्टी से वो है, वो त्यागपत्र नहीं देता। आ रही है वैसे में। देखो समझो, जैसे अभी किस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। जो हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, ओम बिरला है वो, ठीक है ना। ओम बिरला जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, ठीक है ना, राजस्थान से आते हैं, ठीक है। तो वो राजस्थान से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, ठीक है। फिर वो लोकसभा सदस्य बने होंगे। लोकसभा सदस्य जब बने होंगे तो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की होगी। फिर बाद में उनको स्पीकर बना दिया गया, ठीक है ना। ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया, या लोकसभा का इंग्लिश में बोलें तो स्पीकर बना दिया गया। अब ओम बिरला जो हैं वो स्पीकर तो हैं लोकसभा के, लेकिन उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र नहीं दिया। बीजेपी उनकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी है ओम बिरला की, लेकिन उन्होंने उससे त्यागपत्र नहीं दिया है, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसा होता है। जबकि ब्रिटेन की बात ये है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जिस भी पार्टी से जो स्पीकर बनता है वो अपनी पार्टी के से इस्तीफा दे देता है। समझ रहा बात को। तो ये चीज़ होती है। फिर देखो, प्रोटेम स्पीकर। अब लोकसभा अध्यक्ष हो गया, ठीक है ना, हम लोकसभा के पदाधिकारियों को पढ़ रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में भी बनाए जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य होते हैं, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करना, ठीक है। बात आ रही समझ में। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे इस बार अभी लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है ना, अप्रैल मई में शायद लोकसभा के चुनाव है इस बार। जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, फिर
किसी सरकार को बहुमत मिलेगा, किसी पार्टी को, फिर उस पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है ना। तो जब सारे लोकसभा सदस्य सदन में आएंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य को, ठीक है ना, उन सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। उसको बोलते प्रोटेम स्पीकर, समझ आप। जो लोकसभा के सदस्य चुनकर गए हैं नई लोकसभा में, जब नई लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उन सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति। फिर उस प्रोटेम स्पीकर के क्या काम होते हैं, उस प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं। पहला तो वो जितने भी नए सदस्य जो चुनकर आए हैं उनको क्या करता है, शपथ ग्रहण कराता है वो। दूसरा काम वो यह करता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, ठीक ना, उसका चुनाव करवाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा सदस्य चुनकर आए हैं उन्हीं में से होना है। तो वो क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग कराता है। तो उसके दो काम है। आगे बात समझ में, प्रोटेम स्पीकर क्या है फिर से सुन लो। जब पहली प्रत्येक आम चुनाव के बाद में जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तब क्या होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। फिर उस प्रोटेम स्पीकर का काम ये रहता है कि वह लोकसभा अध्यक्ष का क्या हो, चुनाव करवाए, साथ ही साथ जो लोकसभा के सदस्य जो चुनकर आए हैं उनकी शपथ ग्रहण कराए उनको, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। आ रही है समझ। फिर देखो आगे, तो ये होगा प्रोटेम स्पीकर। फिर देखो लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव जो होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। हमारे यहाँ से सांसद थे बीरेन खटीक, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ठीक है ना। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से थे वो, मध्य प्रदेश से। फिर देखो लोकसभा का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी इसको बोलते हैं या सेक्रेटरी जनरल इसको बोलते हैं। लोकसभा का जो महासचिव होता है वो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ठीक है ना, वो वरिष्ठ IAS लेवल का अधिकारी होता है वो, समझ रहे हैं बात को। लोकसभा का महासचिव तो पढ़ते हैं हम लोकसभा के महासचिव को। यह कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है जो 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य करता है, ठीक है ना। कार्यपालिका जो होती है, जो स्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें अधिकारी होते हैं, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, ठीक है ना। कार्यपालिका समझ रहे हैं, सरकार होती है ना, उसको बोलते कार्यपालिका। शासन के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। पहली मैंने आपको बताई थी, विधायिका होती है, ठीक है ना। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, महान्यायवादी, ये सब आते हैं। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत सरकार का मुख्य सचिव हो गया या लोकसभा का महासचिव हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि यह कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है जो 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य कर सकता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। वह संसद या लोकसभा के प्रति नहीं अपितु लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। जो लोकसभा का जो महासचिव होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर देखो महासचिव के कार्य, देखो महासचिव के कार्य क्या है। तो महासचिव के हम प्रमुख कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या क्या है इसके। तो देखो कार्य क्या क्या है। वह राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण जारी करता है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता है। समझ रहे बात को। वो क्या करता है कि राष्ट्रपति जब बुलाते हैं, ठीक है ना, सभी सदस्यों को, तो सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सभी सदस्यों को क्या करता है, वो आमंत्रण भेजता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं लोकसभा के तो विधेयक जो होते हैं उनको प्रमाणित करता है कौन, लोकसभा का महासचिव। याद रखना ये सब चीज़ें। वह सदन की ओर से संदेश भेजता है और वह अध्यक्ष के संदेशों को प्राप्त भी करता है, ठीक है ना। सदन की ओर से वह संदेश भेजता है, अध्यक्ष के जो संदेश होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के वो भी वो प्राप्त करता है। सदन या समितियों के समक्ष जो गवाह प्रस्तुत होते हैं उनके विरुद्ध समन या वारंट जारी कर सकता है। जो लोकसभा का महासचिव जो होता है, सदन में कई सारी क्या होती हैं, समितियाँ होती हैं। कई बार होता है जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक होती है JPC, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, JPC कमेटी बनाओ, JPC कमेटी बनाओ, इसको बोलते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये कमेटी तब बनाई जाती है जब कोई भ्रष्टाचार का मामला होता है, ठीक है। अब जब कोई भ्रष्टाचार का मामला हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लोकसभा उसकी जांच करेगी। लोकसभा किसके माध्यम से करेगी, लोकसभा करेगी JPC के माध्यम से, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से यदि किसी भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है तो भ्रष्टाचार की जांच करते समय
जो गवाह वगैरह होंगे उनको भी उपस्थित किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो उन गवाहों को यदि वारंट भेजना है तो वो महासचिव ये कार्य कर सकता है, ठीक है। आ रही है समझ में। तो ये खत्म हो गए लोकसभा के पदाधिकारी, समझ रहे आप। लोकसभा के जितने पदाधिकारी थे, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, महासचिव, इन सबको हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लोकसभा की शक्तियाँ और कार्यों को, ठीक है। जैसे हमने राज्यसभा की शक्तियाँ पढ़ी थी और कार्य पढ़े थे, वैसे ही अब हमें पढ़ना है लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य, ठीक है। तो उनको हम चालू करते हैं। तो देखो, लोकसभा जो है वो संसद का क्या है, निम्न सदन है, किंतु वह राज्यसभा से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा जो है निम्न सदन है, लेकिन वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हम पढ़ेंगे अभी हम कार्य शक्तियों में, तब देखेंगे हम कि वह केवल लोकसभा में हो सकते हैं, समझ आप बात को। दूसरा, यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, मतलब जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व जो करता है वो सदन है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुन कर आते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, समझ रहे आप बात को। फिर देखो, लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा की जो शक्तियाँ पढ़ना है हमें, या लोकसभा के जो कार्य पढ़ने हैं वो हम इन शीर्षकों के अनुसार पढ़ेंगे। तो उसकी शक्तियों को मैंने इतने इसमें बांट दिया है, ठीक है ना, इतने शीर्षकों में। तो देखो, पहली शक्ति हम पढ़ेंगे या कार्य पढ़ेंगे व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति या विधायी शक्ति। दूसरी हम पढ़ेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। तीसरी हम पढ़ेंगे उसकी वित्तीय शक्ति लोकसभा की। फिर चौथी हम पढ़ेंगे निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य लोकसभा के, ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल बनता है, निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता, जो लोग राष्ट्रपति को चुन रहे हैं वही कहलाते हैं निर्वाचक मंडल। जब मैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ा रहा था तब मैंने आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें बताई थी। साथ ही साथ हम उसके कुछ अन्य कार्य भी देखेंगे लोकसभा के आज ऐसे में। तब हम इनको पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति या विधायी शक्ति को। तो देखो, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति या विधायी शक्ति, प्रत्येक विधेयक, ठीक है ना, प्रत्येक विधेयक या बिल को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो भी उसे लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, समझ आप। कोई भी विधेयक है, चाहे वो राज्यसभा में आए या लोकसभा में आए, उसको लोकसभा से पारित कराना आवश्यक है, तभी वह क्या होगा, कानून बन सकता है, ठीक है। फिर देखो अगला, यदि किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत सदनों को संयुक्त बैठक अधिवेशित होने के लिए अपने आशय की सूचना, ठीक ना, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। मैंने अभी आपको जब लोकसभा अध्यक्ष ऊपर पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया था कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, ये आर्टिकल याद रखना, क्या पता वो यही पूछ लेंगे संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन जब होते हैं, किसी बात के ऊपर गतिरोध है, किसी बिल के ऊपर गतिरोध है, समझ रहे आप बात को, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बात को लेकर गतिरोध है तो संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर बैठते हैं, उस पर चर्चा करते हैं उस बिल पर। तो उसको कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति जब करता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की भी पावर है और साथ साथ ये लोकसभा की भी शक्ति हो गई कि जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही उसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ये लिखा है इस पॉइंट में। फिर देखो आगे, इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की लगभग दोगुनी सदस्य संख्या के कारण अंतिम निर्णय लोकसभा सदस्यों द्वारा ही होता है, समझ आप। राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो कम है, 245 है, और जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 543 है, समझ आप। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, 545 बोल लो, समझ आप बात को। और जो राज्यसभा है उसकी सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। तो अब जहाँ पर संख्या ज़्यादा है वहाँ से कठिन करा पाना, कठिन कार्य है वहाँ से पारित करा पाना। यदि राज्यसभा कोई विधेयक लाती है तो राज्यसभा में पारित हो गया, अब लोकसभा में गया तो लोकसभा से पारित कराना कठिन काम है, क्योंकि वहाँ पर सदस्य संख्या ज़्यादा है और ज़रूरी नहीं है कि सारे सदस्य उसके पक्ष में हो, समझ आप बात को। तो अंतिम निर्णय जो है किसी विधेयक पर लोकसभा ही लेती है, समझ आप बात को, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। फिर हमें अगली शक्ति पढ़नी है लोकसभा की, वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। तो देखो, भारतीय संविधान के द्वारा
संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है ना। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। व्यवहारता संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद को व्यवस्थापिका मुख्यतः लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। जो कार्यपालिका जो होती है, मतलब कार्यपालिका का मतलब होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, और महान्यायवादी। इनको काम करना पड़ता है व्यवस्थापिका, मतलब विधायिका के नियंत्रण में, जिसको बोलते हैं लोकसभा भी बोलते हैं, उसके नियंत्रण में काम करना पड़ता है। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे ना, आर्टिकल 75(3) पढ़ाया था, आर्टिकल 75(2) पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का या मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। समझ बात को, मतलब है अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो वही चीज़ ये लिखी हुई है कि उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं वो। फिर देखो आगे, भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है, ठीक है ना। जो लोकसभा जो है उसका क्या है, मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब कहने की बात है ये, मतलब नियंत्रण होता है। यदि कोई भी विधेयक उठपटांग लाती है सरकार, ठीक है ना, कोई भी उनको लगता है गलत है, तो उस पर बहुत सारी फिर दिक्कतें होती हैं, बहुत बहस चलती है, फिर उसका बाइकआउट होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप संसद की मौजूदा कार्रवाई जो चल रही है, ठीक है ना, पिछले 5 सालों को उठा के देखोगे तो बहुत ज़्यादा गतिरोध है विपक्ष के बीच में और सरकार के बीच में। समझ आप, हर बात पे कुछ ना कुछ हंगामा होता है, हर बात पे कुछ संसद सदस्य जो होते हैं वो निलंबित होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। समझ आप, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नियंत्रण रखते ही हैं, समझ आप, जो सरकार के कार्य होते हैं उस पर। फिर देखो अनुच्छेद 75(3), इसी अनुच्छेद की मैं बात कर रहा था। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। फिर देखो, मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। समझ आप, जो मंत्रिपरिषद होती है और प्रधानमंत्री जो होते हैं या जिसकी सरकार होती है, जिस भी दल की, वह तब तक बनी रहती है जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत है, मतलब लोकसभा में उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा है। यदि वह बहुमत खो दे या अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। समझ आप बात को। फिर देखो अगला, यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को अस्वीकृत कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उसके धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है ना। यदि जो आपके विपक्ष है, ठीक है ना, वो जो सरकार ने बजट पेश किया यदि उसको अस्वीकृत कर दे, अब अस्वीकृत कैसे होगा, कैसे मतलब माना जाएगा, मतलब वो अपनी अस्वीकारता तो जताते ही हैं, वो उसमें कुछ कमियां निकालते हैं। अस्वीकृत तब माना जाएगा जब उस पर वोटिंग होगी बजट पर और सरकार के पक्ष में कम वोट पड़ा है, मतलब सरकार की तरफ से कम वोट, सरकार की तरफ से कम वोट हों और विपक्ष की तरफ से ज़्यादा वोट हों, तो वो बजट जो है वो अस्वीकृत मान लिया जाएगा। जब वो अस्वीकृत मान लिया जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब सीधा सीधा यह निकलेगा कि जो बहुमत जो है वो सरकार के पास है ही नहीं है लोकसभा में। समझ रहे आप बात को, तो फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, ठीक है ना, जैसे बजट अभी पेश हुआ है तो बजट के पहले राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। उसमें प्रधानमंत्री और जो सरकार की तरफ से जो और मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं उसके लिए, उनके अभिभाषण के लिए। और जब वो धन्यवाद दे रहे हैं तो उसके लिए प्रस्ताव लाए, यदि वह प्रस्ताव पारित ना हो या उसको लोकसभा क्या कर दे, अस्वीकृत कर दे, तब भी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। आ रही बात समझ में आपको। फिर देखो आगे, लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव व निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, उसकी नीति की आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो मंत्री जो होते हैं, ठीक ना, सरकार के, उन पर सरकारी नीतियों से के संबंध में क्या कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वह काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी ला सकते हैं तथा सरकारी विधेयक को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती के प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार का विरोध जो सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार के किसी विधेयक के खिलाफ है, वो लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं लोकसभा में। फिर देखो आगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत
ही लोकसभा, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। ठीक है ना। ये जो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, कैग जिसको बोलते हैं, वित्त आयोग जो होता है, भाषा आयोग जो होता है, ये सब अपने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन, और वो भेजते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रखवाते हैं संसद में। समझ रहे बात को। उस पर विपक्ष भी विचार विमर्श करता है, और यही इसी विचार विमर्श के दौरान क्या होता है, भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं। कई बार कैग की रिपोर्ट से पता चला है भ्रष्टाचार। ठीक है ना। तो जैसे कॉमनवेल्थ जो घोटाला था वो कैग की रिपोर्ट के बाद में समझ में आया था कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला था वो कैग की रिपोर्ट के बाद में उसमें पता चल गया था कि इसमें घोटाला हुआ है 2G स्पेक्ट्रम नीलामी में। समझ रहा बात को, कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस पार्टी के ज़माने में। तो ये चीज़ें हैं। तो वो जब वो रिपोर्ट को पढ़ेंगे, कैग ने दिए है, ठीक ना, जो कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको बोलते हैं हम, कैग को, उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है, उस पर वो विचार विमर्श करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि वो नियंत्रण रख रहे हैं सरकार के ऊपर। सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उस रिपोर्ट में वो आ सकता है। समझ रहे आप बात को। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय शक्ति लोकसभा की, वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी लोकसभा की। तो देखो, भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अब ये अनादर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक में आगे आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से होता क्या है। ठीक है। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की बात की गई है, और धन विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाता। समझ रहे आप बात को। मतलब सरकार कोई भी धन विधेयक लोकसभा में ही लाती है, राज्यसभा से उसको शुरू नहीं कर सकते। फिर देखो, लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि वह धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर विधेयक को लोकसभा को लौटा दे। समझ रहे आप बात को। मतलब धन विधेयक के संबंध में कोई भी चेंज करने उसमें, तो राज्यसभा उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास धन विधेयक जरूर भेजा जाता है, लेकिन केवल सिफारिशों के लिए, उनको दिखाने के लिए कि देखो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आवंटन किए हुए हैं, इतनी राशि निकाल रहे हैं। ठीक है ना। वो उसमें कोई भी कटौती नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, वो केवल सिफारिश कर सकते हैं। और धन विधेयक जब राज्यसभा को भेजा गया है लोकसभा से पारित होने के बाद में, तो राज्यसभा के पास में 14 दिन का समय है उस पर विचार विमर्श करने का। इसके बाद वो सिफारिश कर सकते हैं, और यदि 14 दिन तक वो कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं उस पर, उस विधेयक पर, धन विधेयक पर, तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है। ये सब मैंने आपको राज्यसभा में भी पढ़ाया था ये सब चीज़ें। फिर देखो, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। समझ आप। मैंने आपको बताया कि कोई भी उसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। भाई लोकसभा से कह सकती है कि भाई इतना कर लो, आपने 300 करोड़ रुपए किसी चीज़ के लिए अलॉट किए हैं, उसमें से 300 करोड़ की जगह 250 करोड़ कर लो। तो ज़रूरी नहीं है, जो ये सुझाव जो राज्यसभा ने दिया कि 250 करोड़ कर लो, 300 करोड़ की जगह कोई राशि को, वो लोकसभा मान ले। ये सुझाव जरूरी नहीं है कि लोकसभा मान ले राज्यसभा के। समझ आप बात को। तो ये चीज़ है। फिर देखो आगे, यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिश के बिना धन विधेयक लोकसभा को न लौटाए, तो निश्चित तिथि के बाद यह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। जिस चीज़ मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ कि जब धन विधेयक पहुँचा राज्यसभा में, यदि 14 दिन के अंदर अंदर वह सिफारिश करके लोकसभा को नहीं भेजती है, तो वह पारित मान लिया जाता है। 14 दिन का समय धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा के पास में, ये याद रखना ये चीज़। ठीक है। जब मैं MCQ कराऊंगा तो आपको ध्यान आएंगी चीज़ें ये। फिर देखो, वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं। इस प्रकार के समस्त व्यय को स्वीकृति देने का अधिकार भी लोकसभा को ही प्राप्त है। धन विधेयक के संबंध में तो है ही स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को, साथ ही साथ जो बजट होता है, साथ ही साथ जो अनुदान की मांगें होती हैं, उन सभी के बारे में स्वीकृति देने की जो शक्ति है वो लोकसभा के पास ही प्राप्त है, लोकसभा को ही प्राप्त है। और वो सारी मांगें, जो अनुदान होता है, अनुदान मतलब कोई भी योजना है, कोई भी सरकार के पास धन खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो दोबारा से निकालने के लिए उसको बोलते हैं अनुदान। ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी विधेयक आता है तो लोकसभा के पास ही शक्ति है उसको पारित करने की, और साथ ही साथ ऐसा कोई भी विधेयक लोकसभा में ही लाया जाता है। आइए ऐसे में, तो ये खत्म होगा उसकी वित्तीय शक्तियाँ। अब हम देखते हैं निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा के कार्य।
लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा या तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो 54 होता है उसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब हुआ कि वे लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जो राज्यों की विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जो दिल्ली और पुडुचेरी है संघ शासित प्रदेश, ठीक है ना, इनकी विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में अकेली में केवल विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति है एक प्रकार की लोकसभा की, कि जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा में जब पढ़ा रहा था मैं, तो तब मैंने वहाँ बताया था कि जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 54 के तहत, और लोकसभा के सदस्य भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, मतलब वो राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। आ गई बात में, आ रही ना बात में। फिर देखो, अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति चुनाव करते हैं। जब मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था आपको, तब मैंने उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया था। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है वो अनुच्छेद 66 के अनुसार होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, केवल इनके निर्वाचित और मनोनीत सभी प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का। फिर देखो आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा द्वारा क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित किया जाता है। तो ये ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन भी लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 93 के तहत किया जाता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लोकसभा के कुछ अन्य कार्य, जो लोकसभा के से अन्य जो कार्य हैं उनको हमें देखना है, कुछ फैक्ट भी हम देखेंगे। ठीक है, लोकसभा से संबंधित। तो देखो अन्य कार्य, देखो लोकसभा के कुछ, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकता है। यदि राज्यसभा में महाभियोग लाया जाता है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में ला सकता है। ठीक है, लेकिन यदि राज्यसभा महाभियोग लाती है तो लोकसभा में क्या होता है, उसकी आरोपों की जांच होती है। तो ये एक अन्य कार्य में मैंने ये पॉइंट जोड़ दिया। ठीक है ना, आपको बार बार चीज़ें रिवाइज हो रही हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 124(4). अनुच्छेद 124(4) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित करती है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय हैं और जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को यदि हटाना है तो वो आर्टिकल 124(4) के तहत, जब मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पढ़ाऊँगा उसमें भी आपको ये चीज़ पढ़ाऊँगा मैं, तो आर्टिकल 124(4) के तहत उनके खिलाफ संकल्प जो है वो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर लाती है। समझ रहे आप बात को, तो ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये कार्य पढ़ रहे हैं ना हम, कार्य और शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, तो अन्य शक्तियों में मैंने कुछ 1-2 पॉइंट और जोड़ दिए। फिर देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात लोकसभा में। अब ये राज्यसभा की क्या है, एक विशेष शक्ति है। समझ रहे आप, जब मैंने राज्यसभा पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, वो लोकसभा से चालू नहीं किया जाता, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियों में ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि इसमें लोकसभा भी इन्वॉल्व है। अब राज्यसभा में तो केवल आ सकता है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से शुरू हो सकता है, लेकिन उसके पश्चात जब राज्यसभा में पारित हो जाए तो उसके पश्चात उसको लोकसभा में भी भेजना पड़ेगा, तो लोकसभा का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो लोकसभा का कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट पूरा है ये एक कार्य हो गया। समझ रहे आप बात को, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है ना, ये सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा आपको कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारे कार्य खत्म हो गए लोकसभा के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लोकसभा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संघ शासित जो राज्य हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 7 सीटें दिल्ली में, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसा क्वेश्चन आए तो वो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में। समझ रहे आप। फिर देखो,
नवगठित राज्यों में तेलंगाना को 17, झारखंड को 14, छत्तीसगढ़ को 11 तथा उत्तराखंड को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना। तो ये सब नए गठित जो राज्य हैं उनमें तेलंगाना के पास में 17 लोकसभा सीटें, झारखंड को 14 लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ को 11 लोकसभा सीटें, उत्तराखंड को 5 लोकसभा सीटें, और सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो हैं वो यूपी में है। ठीक है ना, यूपी याद रखना, यूपी से 80, समझ रहे आप, यूपी में 80 लोकसभा सीटें, सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो हैं वो यूपी में। हमारे एमपी में जो लोकसभा सीटें हैं वो 29 लोकसभा सीटें, एमपी में 29, यूपी में कितनी है 80 है। समझ रहे बात आपको, 80 लोकसभा सीटें यूपी में सर्वाधिक हैं। फिर देखो लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या 543 है। ठीक है, जिसमें से 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियाँ मतलब शेड्यूल कास्ट, उसके लिए 84 स्थान आरक्षित हैं काय में, लोकसभा में। और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, एसटी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब, एसटी। ठीक है ना। अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट जो है या अनुसूचित जाति जो है उसके लिए 84 स्थान आरक्षित हैं लोकसभा में, और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 47 स्थान आरक्षित हैं काय में, लोकसभा में। फिर देखो अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक 17 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। ठीक है ना, जो अनुसूचित जाति है मतलब शेड्यूल कास्ट जो है उसकी सर्वाधिक लोकसभा सीटें जो उसके लिए आरक्षित हैं वो उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है, आरक्षित है। फिर देखो अगला, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। मतलब टोटल तो मैंने बताया थी कि 47 स्थान आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है ना, लोकसभा में, लेकिन उनमें से भी सर्वाधिक 6 सीटें लोकसभा की वो मध्य प्रदेश में से आरक्षित हैं। ठीक है। और फिर देखो लास्ट फैक्ट कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण कुल 17 राज्यों में है। तो भारत देश की जो कुल 17 राज्य हैं जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो उनमें केवल आरक्षण है काय के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। हर स्टेट में जनजाति नहीं है, हर स्टेट में आदिवासी जिनको बोलते हैं या शेड्यूल ट्राइब जिनको बोलते हैं वो है नहीं है। तो भारत के कुल 17 राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, लोकसभा सीटों का आरक्षण है। आगे बात समझ में। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या कर लिया, लोकसभा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, लोकसभा को हमने लगभग ख़त्म कर लिया। अब इसके आगे की चीज़ें जो हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।